Hello students, I am Dr. Manjubala Yadav, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. Today we will study about the second nuclear model, the liquid drop model. This model was developed by Niels Bohr and Wheeler and independently by Frankel. It treats the nucleus as a homogeneous entity consisting of a certain number of protons and neutrons as in an ideal solution, each nucleon interacting strongly with all its neighbors. हम डिफरेंट जो मॉडल्स डेवलप हुए उसमें हम जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में पेयरिंग कैसी है, उनके एनर्जी लेवल्स में फिलिंग कैसी है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी एक मॉडल जो है उसकी फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, इसलिए सारे मॉडल्स को मिला के न्यूक्लियस का जो एक्चुअल मॉडल है वो हम पढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें जो है हम इसको एक होमोजीनियस एंटिटी मान रहे हैं, जिसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जैसे आइडियल सॉल्यूशन में मानते हैं उस टाइप से इसमें मान रहे हैं, और वो आपस में जो नेबर्स में न्यूक्लियॉन्स हैं उनके साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं। अब द इंट्रैक्शन फोर्स इज एज्यूम्ड to be a short range one tending to saturation as the number of nucleons increases. पहले भी हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, तो ये जो हैं जब न्यूक्लियॉन्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो सैचुरेट हो जाती हैं। द इंट्रैक्शन फोर्स इज charge and spin independent, so that the energy of interaction amongst the nucleons is a continuous function of the mass of the nucleus and hence of the total number of nucleons present. बच्चों यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, इंट्रैक्शन फोर्स है आपस में नेबर्स के बीच में, न्यूक्लियॉन एंड इट्स नेबर्स के बीच में, वो चार्ज और स्पिन इंडिपेंडेंट है। वो चार्ज के ऊपर और स्पिन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इसलिए जो एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन होगी अमंग डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स वो एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा और वो डिपेंड करेगा मास ऑफ द न्यूक्लियस पे, हेंस ऑन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट। अब जैसे कि ये मॉडल का नाम बता रहा है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो इसकी जो है हम एनालॉजी जो है न्यूक्लियस और लिक्विड ड्रॉप में मानते हैं कि दोनों में समानता है। जैसे न्यूक्लियस का मॉडल है उसको हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल मानकर चल रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनके बीच में समानताएं क्या हैं। तो बच्चों जैसे कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में भी बहुत सारे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, ऐसे ही हमारा जो है न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम सेकंड पॉइंट इनकॉम्प्रेसिबल एंड होमोजेनियस, जैसे कि लिक्विड को हम मानते हैं कि हम दबा नहीं सकते, गैसेस अगर मिक्सचर है तो उसको हम उसका प्रेशर ज़्यादा या कम कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम लिक्विड को कभी भी कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, है ना। और वो होमोजीनियस भी होती है लिक्विड सॉल्यूशन जो है, सब पार्ट्स में जो है वो एक ही फेज होता है। तो इसी तरह से न्यूक्लियस को भी इनकॉम्प्रेसिबल और होमोजीनियस माना गया। डेंसिटी, चार्ज एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर सेम थ्रू आउट द ड्रॉप एंड द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द सरफेस बाउंड्री। होमोजीनियस है और साथ में जो डेंसिटी, चार्ज और सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो पूरे न्यूक्लियस में एक जैसे हैं, सिर्फ एक्सेप्शन जो है वो सरफेस बाउंड्रीज पे है। जहाँ सरफेस बाउंड्री पे जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, है ना। इसका मतलब जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मास को हम जो है वो ए यानी कि जेड को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में प्रोटॉन नंबर बोलते हैं, कैपिटल एन को न्यूट्रॉन नंबर बोलते हैं और कैपिटल ए को मास नंबर मानते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इज it is also considered as an ideal solution. The force between all the nucleons is same. The nuclear force is charge and spin independent. This is well brought out by the fact that the binding energy of a pair of mirror nuclei is nearly the same. That is, the replacement of proton-proton force by an neutron-neutron force does not affect the total binding energy significantly. इसमें हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आइडियल सॉल्यूशंस हैं उसमें हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंट्रैक्शन फोर्सेस होती है वो सब बराबर हैं, चाहे सॉल्यूट सॉल्यूट है, चाहे सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, चाहे सॉल्यूट सॉल्वेंट है। इसी प्रकार से न्यूक्लियॉन्स में भी जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्सेस है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस है और जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्सेस हैं वो ऑलमोस्ट सब इक्वल है ना। और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो चार्ज और स्पिन इंडिपेंडेंट है।
और इसको हमने कैसे मतलब वेरीफाई किया कि जो मिरर न्यूक्लियाई होते हैं, बच्चों हमने पहले भी पढ़ा मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, ऐसे आइसोबारिक न्यूक्लियाई जो कि जिनमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो डिफर बाय 1 होता है। जैसे आपका 7n15 है, नाइट्रोजन का जो आइसोटोप है 7n15 और ऑक्सीजन का 8o15। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो 7n15 में प्रोटॉन की संख्या 7 है और न्यूट्रॉन की 8 हो गई, और 8o15 में देखें तो प्रोटॉन की संख्या 8 है और न्यूट्रॉन की संख्या 7 हो गई। तो ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम मिरर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो इनमें पाया गया कि जो रिप्लेसमेंट हुआ प्रोटॉन प्रोटॉन फोर्स का बाय न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन फोर्स, उससे टोटल बाइंडिंग एनर्जी में कोई अंतर नहीं आया, जिससे कि हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज एंड स्पिन इंडिपेंडेंट। अब liquid drop is spherical in shape due to surface tension force proportional to the surface area of the nucleus, hence to a raised to power 2/3। जैसे कि हम लिक्विड ड्रॉप को कहते हैं कि वो स्फेरिकल इन शेप होती है, हम देखते भी हैं, और उसका हम कारण कहते हैं सरफेस टेंशन है। मिनिमम जो एरिया वो ले सकता है वो सर्कल का ले सकता है। इसी तरह से न्यूक्लियस जो है वो भी लिक्विड ड्रॉप की तरह स्फेरिकल इन शेप है, और उसका जो सरफेस एरिया है वो प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू पावर 2/3 है। Next, density of a spherical drop is known to be independent of its volume. Nuclear density is also found to be independent of nuclear volume. जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है जो मास नंबर पे डिपेंड कर रहा है, पर जो डेंसिटी है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे कि ड्रॉप में, लिक्विड ड्रॉप में भी हम कहते हैं कि जो डेंसिटी है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप आर इन कंटिन्यूअल रैंडम मोशन। Extending this analogy to nucleus, due to random collisions between various nucleons, these may pick up sufficient energy and escape. The model explains nuclear reactions and nuclear fission. जैसे कि हम लिक्विड ड्रॉप में मानते हैं कि रैंडम मोशन होता है कंटिन्यूअल, इसी तरह से न्यूक्लियस में भी आपस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में रैंडम मोशन यानी कि रैंडम कोलिजन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सफिशिएंट एनर्जी पिकअप कर लेते हैं और एस्केप कर जाते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, द कॉमन ऑब्जर्वेशंस of the tendency for the fusion of small drops into larger one and the reverse, namely of rupture of a large drop when perturbed into smaller droplets, have their analogues in nuclear fusion of light nuclei and nuclear fission of large nucleus, both processes being exoergic. इसमें हम आप बता रहे हैं कि ये जो फिशन और फ्यूजन प्रोसेस है ये भी हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल से एनालॉजी इसकी मान सकते हैं। जिस प्रकार से स्मॉलर ड्रॉप्स मिलके बड़ी ड्रॉप बना देती हैं और बड़ी ड्रॉप जो है वो रप्चर करके छोटे ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं, इसी प्रकार से हमारा न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन प्रोसेसेस भी हैं। और ये सारे प्रोसेस जो हैं एनर्जी गिविंग है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोअर्जिक है। तो हम इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या मान सकते हैं? ऑल न्यूक्लियाई आर कंसिडर्ड टू बिहेव लाइक इनकॉम्प्रेसिबल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सिमेट्रिकल सरफेस टेंशन फोर्सेस। Density of liquid is constant and independent of size or shape of the liquid drop. Binding energy per nucleon is constant, just as latent heat of vaporization is constant. And binding energy per nucleon is proportional to mass number A, just as energy required to evaporate liquid is proportional to its mass. अब इस मॉडल के तहत विज़ैकर ने एक सेमी एम्पेरिकल मास इक्वेशन दिया जो कि 5 टर्म्स से मिलकर बना, जिसमें हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 5 उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जिनसे मिलकर ये बन रही है वो BV इज वॉल्यूम एनर्जी, BS इज सरफेस एनर्जी, BC इज कूलम एनर्जी, A इज एसिमेट्री एनर्जी एंड BP इज पेयरिंग एनर्जी। इन सब का जो टोटल होगा वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम एनर्जी देखें। तो वॉल्यूम एनर्जी जो है
ये एक पॉजिटिव, मतलब ये जो सारे आपके 5 हम एनर्जी की बात करेंगे, इसमें कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। तो ये पॉजिटिव है, और ये किसके कारण होता है? जो आपस में न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होता है उसके कारण। और हमें पता है कि वॉल्यूम एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर वॉल्यूम है, और वो प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। सो on the assumption of uniform nuclear matter of constant density, as the interaction is limited to neighbor nucleons only, the volume energy saturates and is given by BV is equal to AV into A। यानी कि हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियॉन्स जो है वो सिर्फ आपस के न्यूक्लियॉन्स के बीच में उनका इंट्रैक्शन है, तो वॉल्यूम एनर्जी सैचुरेट हो जाती है, और जो है इसका मान वो AV इंटू मास नंबर हो जाता है। और ये जो AV जो आपकी वॉल्यूम एनर्जी का जो कांस्टेंट है, ये इसका मान आता है 14.1 प्लस माइनस 0.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी। तो जैसे पहले भी हमने कहा कि पूरा न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जिस तरह से लिक्विड के अंदर कोई अगर मॉलिक्यूल है तो वो चारों तरफ से इक्वल उसमें मतलब जो है अट्रैक्शन है आपस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ। और पर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनका नीचे की तरफ से तो अट्रैक्शन होता है, पर अगर हम लिक्विड का एक ब्रिम जो देख रहे हैं बर्तन में जिसमें भरा हुआ है, तो उसके ऊपर की तरफ उसको बैलेंस करने के लिए फोर्सेस नहीं है, सिर्फ फोर्सेस नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो इसी टाइप से न्यूक्लियस में भी जो सरफेस बाउंड्री है वहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स है वहाँ पर जो मतलब केस होगा वो जो इंटीरियर का केस है उससे डिफरेंट होगा। तो हम कहते हैं कि the above energy term assumes that every nucleon is attracted by an equal number of nucleons. It is true for the nucleons in the interior of the nucleus. It cannot be true for nucleons situated at the surface. On the average, the surface nucleons interact with only half as many nucleons as do those in the interior. So B is lowered proportional to the area of the nuclear surface. The surface area is proportional to R square, but R is proportional to A raised to power 1 by 3. So the surface energy is proportional to A raised to power 2 by 3. तो इसमें हम मान रहे हैं कि जो बाउंड्रीज पे सरफेस पे न्यूक्लियॉन्स हैं उनका जो मतलब इंट्रैक्शन है अदर न्यूक्लियॉन से वो हाफ हो गया। जो इंटीरियर में न्यूक्लियॉन्स हैं उनसे उसका इंट्रैक्शन जो है वो हाफ हो गया, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी जो है वो लोअर्ड हो गई। और वो किससे हम निकालेंगे? क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द न्यूक्लियर सरफेस है तो एरिया से निकालेंगे। अब बच्चों में पता है एरिया प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, और R जो है वो प्रोपोर्शनल टू A1/3 होता है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है? R³ के प्रोपोर्शनल होता है, और वॉल्यूम हमने कहा कि A के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो A इज इक्वल टू A प्रोपोर्शनल टू R³ हो गया। तो R क्या हो गया? A रेज टू पावर 1/3, और सरफेस इसलिए एनर्जी क्या हो गई? A 2/3। तो इसलिए सरफेस एनर्जी का मान हो गया AS इंटू A रेज टू पावर 2/3, जहाँ AS का मान जो है वो 13.0 प्लस माइनस 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और it is important for lighter nuclei where the proportion of nucleons at the surface is very high. ये जो फैक्टर है ये लाइटर न्यूक्लियाई के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स का कंसंट्रेशन है सरफेस के ऊपर वो ज़्यादा है। नेक्स्ट इज कूलम्ब एनर्जी। हम मानते हैं कि जो रिपल्शन है प्रोटॉन्स के बीच में उसकी वजह से भी बाइंडिंग एनर्जी जो है रिड्यूस होती है, जिसको कि हम कूलम्ब एनर्जी बोलते हैं। इट इज द कूलम्बिक रिपल्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1/R और 1/A⁻⁴। अब अगर हम एक न्यूक्लियॉन की बात कर रहे हैं तो उसका जो रिपल्शन मतलब जो डिफरेंट प्रोटॉन से होगा वो क्या होगा? Z-1 प्रोटॉन्स बच गए। हमने 1 प्रोटॉन का केस ले रहे हैं तो रिमेनिंग जो प्रोटॉन्स है Z-1 हो गए टोटल में से। तो जो कूलम्ब टोटल एनर्जी होगी वो होगी Z इंटू Z-1 E² बाय R। और एक कोई न्यूक्लियस जिसमें Z प्रोटॉन्स हैं
उसमें कितने पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, z इंटू z-1/2। तो इससे हम कूलम एनर्जी निकाल सकते हैं, उसका मान है -AC z-1 इंटू z मतलब AC इंटू z-1 a⁻⁻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 ⁻
केल्विन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसमें भी हम कहते हैं कि कूलम एनर्जी कब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब मास नंबर राइज होता है। नेक्स्ट इज एसिमेट्री एनर्जी और द न्यूट्रॉन एक्सेस एनर्जी। इसमें हम मानते हैं कि जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का मास नंबर बढ़ता जाता है तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से वो एक एसिमेट्रिकल करेक्टर डेवलप कर लेता है और एक फोर्स उसके बीच में आ जाता है जो कि उसकी विच रिड्यूसेस द एसिमेट्री एनर्जी। और इसका मान जो है a माइनस 2z होल स्क्वायर अपॉन a के बराबर आता है, where the accepted value for asymmetry is 19.0 plus minus 0.9 MeV। तो ये भी रिड्यूसिंग है, आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है टोटल उसको मतलब नेगेटिव साइड का फैक्टर है। अब है पेयरिंग एनर्जी, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में पेयरिंग है उससे रिलेटेड ये हम एनर्जी पढ़ते हैं। देयर इज अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, ये पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें 3 केसेस हम पढ़ेंगे कि पेयरिंग एनर्जी का पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब कंप्लीट पेयरिंग हो जाएगी प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन की, यानी कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो किस टाइप का है, इवन जेड इवन एन, यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी इवन है और न्यूट्रॉन की संख्या भी इवन है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन नेगेटिव कब होगा, जब proton and neutron both remain unpaired. If a proton and a neutron both remain unpaired, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन अगर अनपेयर्ड रहता है, यानी कि हमारा प्रोटॉन नंबर भी ऑड है और हमारा न्यूट्रॉन नंबर भी ऑड है, तो उस केस में हमारी पेयरिंग एनर्जी नेगेटिव रिजल्ट देगी। एंड द पेयरिंग एनर्जी वैनिशेज, मतलब जीरो हो जाएगी, इफ ओनली अ सिंगल प्रोटॉन और ओनली अ सिंगल न्यूट्रॉन रिमेन्स अनपेयर्ड। सिर्फ एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन अगर अनपेयर्ड रह जाता है, वो केस कब होगा, जब इवन प्रोटॉन होगा और ऑड न्यूट्रॉन होगा, या ऑड प्रोटॉन होगा और इवन न्यूट्रॉन होगा। तो द पेयरिंग एनर्जी अकाउंट्स फॉर दिस रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, और इसका मान है प्लस माइनस 0 AP a raised to power minus 1। On the basis of the shell model, pairing energy, it appears to be roughly proportional to 2J plus 1 upon A। पहले भी हम बता चुके हैं, मैंने आपको नोट्स भी डाले थे। J फैक्टर जो है वो आपका क्या है, उसमें हमने न्यूक्लियस के आपका एंगुलर मोमेंटम देखते हैं, उसका जो है स्पिन मोमेंटम देखते हैं, फिर टोटल मोमेंटम निकालते हैं। तो उसके बेसिस पे ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब पेयरिंग एनर्जी है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, जो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम J है 2J plus 1 upon A, और AP का मान है 135 MeV। However, Fermi had earlier suggested for the pairing term Bp is equal to plus minus 0 33.5 A raised to power 3/4 MeV। अब बच्चों, अगर हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखें, जो इन पांचों एनर्जीज को मिला के हम लिख सकते हैं, तो पहली हमारी जो है कौन सी एनर्जी थी, वॉल्यूम एनर्जी, वो पॉजिटिव थी। सेकंड क्या थी हमारी, सरफेस एनर्जी, वो माइनस है। थर्ड कूलम एनर्जी, वो माइनस है। फोर्थ एसिमेट्री एनर्जी, वो माइनस है। और जो पेयरिंग एनर्जी है वो डिपेंड करेगा कि न्यूक्लियस आपका कैसा है, प्लस माइनस 0 हो सकती है। तो इन सब के अगर हम कांस्टेंट्स पुट कर दें, जो हमने पहले लिखे हुए हैं सबके 14.1, 13.6, 19 एंड 135, तो हमारे पास जो है ये टर्म आ जाती है टोटल बाइंडिंग एनर्जी की। अब अगर हमारे पास हाई जेड न्यूक्लियाइड्स हैं तो कूलम टर्म को हम 0.595 की जगह 0.6 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें तो बच्चों, ग्राफ जो है आप देख रहे हैं कि ऊपर जो 14 जो वैल्यू है उसके आसपास जो है वॉल्यूम एनर्जी है, फिर आपका जो है 13 के आसपास सरफेस एनर्जी है। कूलम एनर्जी जो है वो हमारी कूलम एनर्जी उसके बाद है, और उसके बाद जो है आपकी एसिमेट्री एनर्जी है। तो इन सब को मिला के
हमारा जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व हमने पहले भी देखा था, जो सबसे नीचे फ्लैट कर्व आ रहा है, वो मतलब शुरू के जो न्यूक्लियाइड्स हैं लेस मास नंबर वाले वहाँ इंक्रीजिंग है, और उसके बाद जो है जैसे जैसे न्यूक्लियस नंबर इंक्रीज हो जाता है, मास नंबर वो डिक्रीजिंग है, तो वो हमको ग्राफ मिल जाता है। अब ये जो सारी पेयरिंग एनर्जी, सारी जो एनर्जीज हमने पढ़ी, इनको हम इस तरह से ग्राफ मतलब एक डायग्राम से भी दिखा सकते हैं कि वॉल्यूम एनर्जी में एक न्यूक्लियॉन जो है आपस के सारे उससे कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, सरफेस एनर्जी में सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस प्रकार से अलग है उनका नेचर, कूलम एनर्जी में हमने पढ़ा कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन है, एसिमेट्री एनर्जी में हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन्स की संख्या जब हायर न्यूक्लियोइड्स में ज़्यादा हो जाती है तो उसके वजह से जो एसिमेट्री आ जाती है, और पेयरिंग में हमने बताया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन में जो पेयरिंग होती है और अगर एक न्यूट्रॉन रह जाता है या पेयर्ड रहता है तो उससे क्या स्थिति रहेगी। तो इसकी अचीवमेंट्स अब अगर हम पढ़ें इस मॉडल की, तो इसकी अचीवमेंट्स क्या है? पहला, स्टेबल न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप is due to force of cohesion between the molecules, and stability of nucleus is due to the binding energy of each nucleon. हम लिक्विड ड्रॉप में आपका बोलते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी कब है, जबकि उसका जो कोहेजन फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज़्यादा है। कोहेजन फोर्सेस क्या होता है? जो उनको जोड़ के रखा है, जो फोर्स जो है बाय विच द ड्रॉप्स आर स्टिकिंग टुगेदर, है ना। और ये सेम टाइप के उसमें हम बोलते हैं, कोहेजन को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ लाइक मॉलिक्यूल्स स्टिकिंग टुगेदर। और एडिशन क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अनलाइक मॉलिक्यूल्स, है ना, स्टिकिंग टुगेदर। तो यहाँ पर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स है, जो ड्रॉप को जो है होल्ड करके रखता है। इसी तरह से हम न्यूक्लियस में कहते हैं कि इट इज़ ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ईच न्यूक्लियॉन। सेकेंड, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। इसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का जो फिशन फ्यूजन प्रोसेस है उसको भी मतलब समझाया गया कि लिक्विड जैसे इवॉपरेट हो जाता है तो एनर्जी गेन करके अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से, उसी तरह से न्यूक्लियॉन्स में भी कोलिजन्स के द्वारा वो एनर्जी गेन कर लेता है और रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जो है वो मिलता है। Third is artificial radioactivity. Liquid drop model also explains the phenomena of artificial radioactivity. Fission, liquid drop model, it also explains the different nuclear reactions, nuclear fission and nuclear fusion. अब हर एक थ्योरी में सबसे पहले हम कुछ एज्यूम कर कर चलते हैं, फिर हम उसको मतलब एग्जाम्पशंस के हिसाब से उसको रीड करते हैं, देखते हैं उस थ्योरी को, और फिर बाद में हमें पता चलता है कि हम कहाँ तक कामयाब रहे, हमारी क्या कमियाँ रही। तो लिमिटेशंस अगर हम देखें तो the charge independent model is inconsistent with the proton proton and neutron neutron pairing effects observed in the natural abundance of stable nuclides and in the enhanced binding energy of even Z even N nuclides due to positive contribution of the pairing term to the total binding energy. इसमें हम कह रहे हैं कि जो हमने इसमें क्या माना कि ये चार्ज और स्पिन इंडिपेंडेंट मॉडल है, तो इसमें जो है हम स्टेबल जो न्यूक्लियाइड्स हमने पढ़े थे 274 स्टेबल न्यूक्लियाइड्स होते हैं, उनकी नेचुरल अबंडेंस मतलब वो कितनी मात्रा में मतलब पाए जाते हैं, तो वो जो रिजल्ट था, वो जो एक्चुअल स्थिति है वो इनकंसिस्टेंट है। मतलब वो इसको जो ये मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का जो पेयरिंग इफेक्ट्स है ना, उसकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी जो है इन्हांस हो रही है इवन जेड और इवन एन न्यूक्लियाइड्स में, तो उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ पेयरिंग टर्म आ रहा है टोटल बाइंडिंग एनर्जी में, पर उसकी वजह से मतलब ये नेचुरल अबंडेंस जितने स्टेबल न्यूक्लियाइड्स का है उसको नहीं समझा पाया। सेकेंड, द मॉडल इज ऑल्सो इनकम्पैटिबल with closed shell effects as revealed by the periodicity in a large number of nuclear properties recurring at magic numbers of protons or neutrons. पहले हमने शेल मॉडल में मैजिक नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि, और हमने पढ़ा था कि जिनमें मैजिक नंबर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, है ना, जिनमें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में दोनों में मैजिक नंबर्स हैं या एक में है वो ज़्यादा स्टेबल है, और उसमें हमने फिलिंग भी न्यूक्लियॉन्स की बताई थी। तो ये मॉडल उससे इनकम्पैटिबल है, उस चीज़ को पीरियोडिसिटी जो देखी गई उसको नहीं समझा पाया। This model ignores independent motion of nucleons, the single particle spin, parity and magnetic moment effect. ये independent motion of nucleon को जो है वो इग्नोर कर रहा है, ये केवल एक न्यूक्लियॉन की जो उसके नेबरिंग न्यूक्लियॉन है उसके साथ में जो इंट्रैक्शन है उसको ले रहा है, पर इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ न्यूक्लियॉन को, उसका जो स्पिन मोशन है, उसका जो ऑर्बिटल मोशन है उसको नहीं ले रहा है। Next, even in its application, it is limited to medium mass nuclides
As in lighter nuclides, that is A less than 20, most nucleons are on the surface, and in heavy nuclides, that is A greater than 150, Coulomb effects cannot be ignored. तो ये जो मॉडल है ये मीडियम क्लास न्यूक्लियाइड्स को ही लेकर चल रहा है, क्योंकि अगर हम लाइटर न्यूक्लियाइड्स लेंगे तो वहाँ तो ज़्यादातर सरफेस पे होंगे, और हैवी न्यूक्लियाइड्स लेंगे तो वहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये एक तरह से मीडियम क्लास न्यूक्लियाइड्स को ही समझा पाया। थैंक यू।